न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस देखते हैं। लद्दाख में विरोध प्रदर्शन जोरों पर, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग तेज। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना यूटी। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में हुआ सुधार। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। और विश्व आर्थिक मंच ने दिया ट्विन अप्रोच पर जोर। डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी को एक साथ लाने की बात। रिमोट वर्किंग है ट्विन ट्रांजिशन का उदाहरण। खबरों की शुरुआत करने से पहले बता दूं मैं आपको कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर आप इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। चलिए खबर शुरू करें। संघ शासित प्रदेश यानी यूटी लद्दाख में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दरअसल 31 अक्टूबर को लद्दाख ने यूटी बने हुए 3 साल पूरे किए हैं। लोगों ने इस मौके को सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए चुना है। लोग पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ साथ 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों की तरह विशेष दर्जा भी चाहते हैं। मांग कर रहे लोगों का कहना है कि यदि सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकती तो कम से कम लद्दाख को विधानमंडल वाला संघ शासित प्रदेश बनाया जाए। गृह मंत्रालय ने जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है जिससे लद्दाख से संबंधित मुद्दों को हल किया जा सके। आपको बता दें कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। 6वीं अनुसूची के तहत शामिल इन राज्यों को अनुच्छेद 244 के प्रावधानों के मुताबिक स्वायत्त प्रशासनिक विभाग गठित करने का अधिकार होता है। इन विभागों को राज्य के भीतर विधायन, प्रशासन और न्यायिक स्वायत्तता हासिल होती है। 5वीं अनुसूची के तहत 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को लेकर प्रावधान है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करना एक मुश्किल काम है। संविधान में साफ है कि 6वीं अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ी है। देश के अन्य राज्यों के लिए 5वीं अनुसूची मौजूद है। सरकार को ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? पहला, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। दूसरा, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए। या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसरो ने जानकारी दी है कि भारत का एक सैटेलाइट पिछले दिनों अनियंत्रित हो गया है और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से लौट आया है। इसरो जिस सैटेलाइट की बात कर रहा है उसका नाम रिसैट 2 है, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसरो के मुताबिक 300 केजी के वजन वाला यह सैटेलाइट 30 अक्टूबर को इंडोनेशिया के जकार्ता के पास हिंद महासागर में गिर गया। इसरो ने इस घटना के पीछे फ्यूल खत्म होने को वजह बताया है, जिसे शुरुआती तौर पर केवल 4 साल के लिए ही मुहैया कराया गया था। रिसैट 2 इसरो की रिसैट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज का हिस्सा है। यह एक स्पाई सैटेलाइट था जिसका इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में इमेजिंग मुहैया कराने के लिए किया गया। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद इसका विकास काफी तेजी से किया गया था। यह सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस था। आपको बता दें कि पृथ्वी पर सैटेलाइट की री एंट्री के लिए यूएस स्पेस कमांड की तरफ से जारी ऑर्बिटल डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके साथ ही इसरो की IS-4OM फैसिलिटी भी इस तरह की री एंट्री को पिछले 1 महीने से विश्लेषण कर रही है। आपको बता दें कि सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए IS-4OM विकसित किया गया है, जिसे इसी साल लॉन्च किया गया था। IS-4OM यानी इंडियन सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट खास तरह के एनालिसिस सॉफ्टवेयर से लैस है, जो भारत के सैटेलाइट्स को सेफगार्ड करने और स्पेस डेब्रिस पर बराबर नजर बनाए रखने में मदद करता है। यह भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है। IS-4OM इसरो के स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत सैटेलाइट्स की गतिविधियों पर नजर रखने की योजना है। इसरो के स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल का नाम नेत्र है। नेत्र का पूरा नाम है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इधर शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में बीते साल के मुकाबले सुधार हुआ है।
हायर सेकेंडरी लेवल पर GER 53.8% से बढ़कर 57.6% तक पहुंच गया है। इसके अलावा विशेष जरूरतों वाले बच्चों के GER में 3.45% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली शिक्षा में तकरीबन 95 लाख से ज्यादा शिक्षक काम करते हैं। इनमें 51% से अधिक महिलाएं शामिल हैं। वहीं साल 2020-21 में PTR यानी पीपल टीचर रेशियो प्राइमरी में 26 और अपर प्राइमरी में 19 है। सेकेंडरी के लिए PTR 18, हायर सेकेंडरी के लिए यह आंकड़ा 27 है। गौरतलब है कि GER कई अलग अलग कक्षा स्तरों पर विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या निर्धारित करता है। वहीं PTR से मतलब एक शिक्षक पर विद्यार्थियों की संख्या से है। आपको बता दें, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक डिजिटल सॉल्यूशंस के जरिए वैश्विक उत्सर्जन को 20% तक कम किया जा सकता है। इसके लिए वैश्विक नेताओं और इंडस्ट्रीज को ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच पर काम करना होगा। ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच में डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी को अलग अलग नहीं देखा जाता, बल्कि इन्हें साथ मिलाकर सतत विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इसमें ग्रीनिंग टेक्नोलॉजी पर अमल करने को तवज्जो दी जाती है। ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच को सबसे बेहतर उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण कोविड के दौर में रिमोट वर्किंग का चलन है। इससे जहां परिवहन के कम होने से प्रदूषण में कमी आई, तो वहीं इसे संभव बनाया डिजिटल अवसंरचना ने। बिना इंटरनेट के रिमोट वर्किंग जैसी संकल्पना कभी साकार नहीं हो पाती। आइए अब देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्विन ट्रांजिशन इसरो द्वारा विकसित एक तकनीक से संबंधित है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेत्र का पूरा नाम नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। अब देखें, कल जो पूछे थे मैंने सवाल, उसके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, अक्सर खबरों में रहने वाली जनजातियां कोन्याक, रेंगमा और अंगामी किस राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या फिर असम। सही जवाब है इसका नागालैंड, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? NRI व्यक्तियों को अपने पासपोर्ट पर दर्ज पते के क्षेत्र में वोट देने का अधिकार है। NRI व्यक्तियों को वोटिंग का अधिकार साल 2014 में दिया गया था। ऑप्शंस थे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। इसका सही जवाब है विकल्प A, यानी केवल 1। NRI व्यक्तियों को वोटिंग का अधिकार साल 2011 में दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज जो सवाल मैंने पूछे उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही स्टडी IQ IAS हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।